नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल की कि नेपाल में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, नेपाल में राजशाही की वापसी ने वहां की जो ओली सरकार है उसको हिला कर रख दिया है और यही वजह है कि बार बार नेपाल भारत की तरफ देख रहा है, गुजारिशें भी कर रहा है और कुछ सवाल भी पूछ रहा है। तो पहले आपको जल्दी जल्दी से हम बताते हैं कि हाल के दिनों में क्या हुआ है। तो नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की काठमांडू में वापसी भी बड़ा बवाल का विषय रही। बहुत लाखों हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। फिर राजशाही की वापसी के लिए प्रदर्शन हुए, हंगामा हो गया, हिंसा हो गया। उधर नेपाल की विदेश मंत्री की मुलाकात जब भारत के विदेश मंत्री से होती है तो वो पूछती हैं कि क्या कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भारत राजशाही को समर्थन दे रहा है, आपका क्या कहना है। उस पर विदेश मंत्री जवाब दे देते हैं कि देखिए, भारत इस तरह के किसी भी प्रदर्शन के पक्ष में नहीं है। नेपाल के आंतरिक मामलों में भारत नहीं बोलता, हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि भारत से उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार इसे खारिज कर रही है। दूसरी तरफ बिम्स्टेक की बैठक थी थाईलैंड में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से होती है। दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत बनाने पर बात होती है, लेकिन राजशाही को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा हुई, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक स्तर पर नहीं है। लेकिन जो हालात है नेपाल के, उसको हम देखकर समझकर यह कह सकते हैं कि यकीनन ये चिंताएं नेपाल की तरफ से व्यक्त की गई होंगी और भारत ने भी अपनी तरफ से नेपाल की सरकार को यह कहा होगा, संभवतः, पुष्टि नहीं है, अपुष्ट है सूत्र के मुताबिक, कि भारत इस तरह के किसी भी राजशाही के प्रदर्शनों को समर्थन नहीं देता, किसी भी देश में अस्थिरता का समर्थन नहीं करता है। भारत नेपाल के स्थिरता के साथ हमेशा खड़ा रहा है अपने संबंधों के कारण। अब क्या हो रहा है नेपाल में? तो नेपाल में राजशाही को लेकर, मांग को लेकर जो हिंसा हुई, उसके बाद भी नेपाल में प्रदर्शन लगातार जारी है। राजशाही को लेकर जो समर्थन में रैली निकाली गई, भारी संख्या में हिंसा हुआ, मौतें हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, बवाल हुआ, गिरफ्तारियां हुई। सरकार कह रही है कि राजशाही की वापसी होने नहीं देंगे और जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, वो कह रही है कि जी हमें तो चाहिए। उसने प्रदर्शन भी किया और अब एक नया अपडेट है कि अब इन प्रदर्शनों पर रोक लगाई जा रही है। जब मंजूरी मांगी जा रही है कि हमें फिर से प्रदर्शन करने दीजिए, तो इनकार किया जा रहा है ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकते हैं, हम नहीं देंगे अनुमति। क्या है और खबर? तो खबर यह है कि राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने स्थानीय जिला से ये मांग की कि भैया हमें एक प्रदर्शन करना है, उसकी आप हमें मंजूरी दे दीजिए। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हम इसको लेकर कोई भी मंजूरी नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं पैदा कर रहे हैं। ये प्रदर्शन की मांग जो है वो भ्रिकुटी मंडप के पास की जा रही थी, जिसको प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया था। वहीं पार्टी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि इस कार्यक्रम के लिए पहले भी अनुमति ली गई थी। हालांकि कानून व्यवस्था का हवाला देकर प्रशासन इस इलाके में कार्यक्रम से मना कर रहा है। 28 मार्च को भारी हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, जिसके बाद कर्फ्यू भी लगाया गया था और उसके बाद हालात पर काबू पाकर कर्फ्यू हटा लिया गया। दरअसल नेपाल की जो राजनीति रही है दोस्तों, वो लगातार उतार चढ़ाव वाली रही है। वहां लगातार जो राजशाही के समर्थक हैं वो ये मांग करते रहे हैं और कानून व्यवस्था को के लिए ये बड़ी चुनौती बनी रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के बाद से भी नेपाल के हालात अच्छे नहीं हैं और तो और जो डेवलपमेंट होना चाहिए नेपाल का, उससे लोग खुश नहीं हैं। बताया ये जा रहा है कि नेपाल का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें कई बदलाव हुए हैं। राजशाही और हिंदू देश का दर्जा खत्म होने जैसी घटनाएं भी एक रात में नहीं हुई, बल्कि उसके कई पड़ाव थे। उसके बाद लगातार व्यवस्थाएं खराब होती चली गई और उसके बाद एक दौर आया कि जब लोग राजशाही को खत्म करने की मांग करने लगे। साल 2001 में नेपाली राजशाही को बड़ा झटका तब लगा था जब तत्कालीन राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और पूरे शाही परिवार को राजकुमार दीपेंद्र ने गोली मार दी थी। इसके बाद ज्ञानेंद्र राजा बन गए, लेकिन उनकी तानाशाही इतनी बढ़ी कि जनता भड़क उठी और सत्ता अपने हाथ में ले लिया। आंदोलन होने लगा और राजशाही को खत्म कर दिया गया। साथ ही हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी खत्म हो गया, धर्मनिरपेक्षता लागू हो गया। अब आप पूछेंगे कि क्यों राजशाही की वापसी की मांग हो रही है, तो उसके कुछ बिंदु हैं, उसको जरा हम समझा देते हैं। दरअसल अब मांग ये हो रही है कि राजशाही की वापसी हो और सेकुलरिज्म को हटाकर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इसके पीछे जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही कारण रहे हैं। साल 2008 में जब काठमांडू सेकुलर हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि स्थिरता आ जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, नेपाल आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा ही।
2 दशक से भी कम वक्त में लगातार दर्जन भर सरकारें बदल गई हैं, कोई भी पीएम अपना टर्म पूरा नहीं कर सका, लगभग सब पर करप्शन के आरोप लग गए और देश में महंगाई तेजी से बढ़ी। ऐसे में लोग अब सरकार से, लोकतंत्र से उब गए और वापस ही राजशाही की तरफ देखने लगे। अब कह रहे हैं कि वापस से हमें उसी दौर में ले जाइए और हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे दीजिए। नेपाल के अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, लोगों की बात करें, तो तकरीबन 2021 का जो सेंसस है वो कहता है कि हिंदू आबादी 81% से ज्यादा है। 8% के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस्लाम मानने वाले तकरीबन 5% से कुछ ज्यादा हैं। इसके बाद ईसाई धर्म है और बाकी मिले जुले धर्म के लोग हैं। यहां कथित तौर पर ईसाई और मुस्लिम धर्म को मानने वाले बढ़ रहे हैं। खासकर मुस्लिम एक दशक में पहले वो 4% थे, फिर सीधे वो 5% से ऊपर चले गए। जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों में क्रमशः 0.11% और 0.79% की गिरावट आई। इसके उलट इस्लाम और ईसाइयों की जनसंख्या में क्रमशः 0.69 और 0.36% की बढ़ोतरी हुई। इसे देखते हुए लोगों को डर लग रहा है कि देश को पुराना दर्जा, पुराने ट्रैक पर लाने ही आसान रहेगा, वरना यह हालत और खराब हो सकते हैं। कई हिंदू संगठन जो हैं, वो नेपाली कांग्रेस का तर्क है कि अगर सनातन को बचाना है तो सेकुलर कहने से काम नहीं चलेगा। एक दलील यह भी है कि ताकतवर देश खुद को ईसाई या इस्लामिक कह सकते हैं, तो नेपाल क्यों नहीं कह सकता। कई पार्टियां इस पर जनमत संग्रह की मांग कर रही हैं कि देश को धर्मनिरपेक्ष ही कहा जाए या हिंदू राष्ट्र का आधिकारिक दर्जा दे दिया जाए। इसको लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहीं बात करें रणनीति की, तो नेपाल में राजशाही की वापसी क्या भारत के लिए रास्ता आसान कर सकती है? क्योंकि पहले नेपाल का झुकाव बहुत ज्यादा भारत की तरफ था और नेपाल को तो लेकर भारत हमेशा ही अपना भाई मानता है और यह भी कहा है कि भाई हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। नेपाल के गोरखा सैनिक लगातार भारतीय सेनाओं में सेवाएं देते रहे हैं, तो उनका दर्जा बहुत अहम है, उनसे दोस्ती यारी, उनके रिश्ते बहुत अहम है। लेकिन राजशाही जब खत्म हुआ और प्रजातांत्रिक व्यवस्था आ गई, तो उसके बाद हालात ऐसे बने कि जो नेपाल की सरकार है वो लगातार चीन की तरफ बढ़ती चली गई और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच, यानी कि भारत और चीन के बीच में, दोनों बैलेंस ढूंढने लगे और बैलेंसवादी रणनीति जो है वो अपनाई जाने लगी। माना यह जा रहा है कि अगर वापसी राजशाही की आती है तो ऐसा हो सकता है कि चीन के लेफ्ट विंग से धर्म का मोह एक तरफ खत्म हो जाए और वापस से अगर हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलता है तो भारत के साथ नेपाल और ज्यादा मजबूती से अलाइन हो सकता है। तो इसीलिए राजशाही समर्थकों को लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। उन्हें उम्मीद है कि भारत कहीं ना कहीं उन्हें मदद दे दे। लेकिन भारत ने आधिकारिक रूप से साफ तौर पर कहा है कि वो नेपाल में किसी भी तरह की अस्थिरता पैदा नहीं करना चाहता और भारत जो है वो पूरी तरह से नेपाल सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है, अपने रिश्ते मजबूत करने पर खड़ा हुआ है। लेकिन हालात देखें कि जिस तरह से बांग्लादेश में रेडिकल लोगों का उभार हुआ, कट्टरवादी सत्ता की कमान संभाल लिए और शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा, तो हालात बिगड़ सकते हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो चाइना इसे खत्म करने के लिए क्या करेगा, इस पर भी लगातार नजर है। लेकिन कम से कम नेपाल की जो सरकार है इस वक्त ऊहापोह की स्थिति में है, प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। थोड़े बहुत प्रदर्शन हुए भी हाल के दिनों में, हिंसा के बाद भी। तो एक तरह से नेपाल की मौजूदा सरकार फंस गई है आधी जनता के बीच में, क्योंकि जनता का रुझान भी एक मत में दिख रहा है। और यही वजह है कि जो नेपाल की राजशाही पार्टी थी, एक तरीके से राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, एक वक्त में बहुत पीछे थी, लेकिन उसका लगातार उभार होता चला गया है और वो सीटें जीतने लगी है। अब जैसे हम आपको आंकड़ा अगर बताएं कि राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जो है उसने महज 575 में से 8 सीटें जीती थी 2008 के चुनाव में। वहीं जब 2013 का चुनाव हुआ तो वो 13 सीटें जीत पाए। लेकिन जब साल 2017 का चुनाव होता है तो वो महज 1 सीट जीत पाते हैं और जब साल 2022 का चुनाव होता है तो फिर 14 सीटें वो जीतते हैं। तो संख्या कम है लेकिन समर्थन बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से इस वक्त लोग सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं, भले ही सरकार कह रही है कि किसी कीमत पर हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं मिलेगा, किसी कीमत पर जो राजशाही है उसकी वापसी नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ लोगों का समर्थन बढ़ रहा है और नेपाल की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले कुछ दिन नेपाल के लिए बहुत अहम है। नजरें भारत की लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि रणनीति के लिहाज से भी नेपाल सिर्फ भारत का अच्छा रिश्ते वाला देश नहीं है, अच्छा भाईचारा वाला देश नहीं है, रणनीतिक स्तर पर भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि चीन की शातिराना निगाहें भारत के पड़ोसियों पर लगातार बनी रहती है। आप देख रहे थे दुनिया वाले। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।